हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो कक्षा 8 गणित विषय का पहला अध्याय परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन का अर्थ यह है कि इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उनका अध्ययन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके जब इस अध्याय से संबंधित प्रश्नावली या एक्सरसाइज को आप हल करोगे उस दौरान ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे और आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकोगे। इसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दूसरा पॉइंट इसको होगा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ये 4 गुणधर्म है: संवृत्ति का नियम, क्रम विनिमयता का नियम, सहचर्यता का नियम और वितरकता नियम। ये 4 नियम हैं। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट होगा योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ये चौथा पॉइंट होगा। पांचवा होगा व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। और छठा इसमें होगा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। और सातवां इसका बिंदु होगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। इस प्रकार से हम इन 7 बिंदुओं पे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। अब परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हम सामान्य जानकारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में प्राप्त करेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है यानी नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की जो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। इसके बाद में पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। अब जैसे पूर्ण संख्या 0 से होकर अनंत तक जाती है, पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी जोड़ दी जाएगी यानी ऋणात्मक संख्या है। ये धनात्मक संख्या है 0 से लेकर अनंत तक और फिर इसमें -1, -2, -3 ये अनंत तक ये जोड़ दी जाती है तो ये पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। यानी प्लस वाली, माइनस वाली और ये शून्य सहित ये क्या होती है, ये पूर्णांक संख्याएं होती है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है यानी P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां P और Q पूर्णांक है यानी P और ये Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है यानी Q जो ये नीचे की संख्या है हर में ये शून्य नहीं होना चाहिए यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/2 ये परिमेय संख्या है। 3/5 ये परिमेय संख्या है। 7/2 ये भी परिमेय संख्या है। 1 ये भी परिमेय संख्या है। 2 ये भी परिमेय संख्या है। -2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। -2 ये भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इनके बटा में ये P/Q रूप हो जाएगा। इसके बटा में 1 लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बटा में 1 लगा दो, इसके बटा में 1 लगा दो तो ये P/Q हो गया। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 नहीं। इस प्रकार की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 11/12 ये सभी परिमेय संख्या है। -5 ये भी परिमेय संख्या है। अब कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसके बटा में जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से जैसे 10/0 आ जाए तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि 0 से 0 कट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बटा में 0 नहीं आना चाहिए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। 11/0 कर दे तो भी ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार जो बटा में 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम अध्ययन करेंगे
प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म। प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म, इसमें पहला है संवृत्त का नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम 4 भागों के बारे में बात करेंगे। पहला इसमें करेंगे योग के बारे में बात, यानी 2 प्रमेय संख्याओं का योग करेंगे तो योग प्रमेय संख्या प्राप्त होगी या नहीं। दूसरा, व्यवकलन के लिए 2 प्रमेय संख्याओं का अंतर करेंगे तो प्रमेय संख्या प्राप्त होती है नहीं होती है। तीसरा, गुणन के लिए 2 प्रमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो प्रमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं। और चौथा करेंगे भाग के लिए, 2 प्रमेय संख्याओं को भाग करेंगे तो प्रमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं। तो इसमें पहला है योग के लिए, 2 प्रमेय संख्याओं का योग बराबर प्रमेय संख्या, इसको चेक करते हैं। अपन 2 प्रमेय संख्या लेते हैं। एक प्रमेय संख्या मान लो 2/5 है और दूसरी ले लेते हैं 1/5। इनका योग करते हैं तो इनका योग करेंगे तो ये हर एक जैसे हैं तो एक बार लिख दो, और ये ऊपर 2 है, 2 ये प्लस प्लस और ये 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3/5। ये 2 प्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक प्रमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 2 प्रमेय संख्या का योग एक प्रमेय संख्या होती है। प्रमेय संख्या को जोड़ने पर प्रमेय संख्या प्राप्त हो रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त है। प्रमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। इसका दूसरा है 2 प्रमेय संख्याओं का अंतर बराबर प्रमेय संख्या है, यानी 2 प्रमेय संख्याओं का अंतर करेंगे तो एक प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। इसके लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक प्रमेय संख्या 3/5 है, दूसरी प्रमेय संख्या 1/5। अब दोनों का अंतर करेंगे तो ये हर में 5 है, ये 5 लिख दो। ये 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 2, 2/5। तो ये क्या है प्रमेय संख्या है। तो 2 प्रमेय संख्या का अंतर करने पर एक प्रमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। प्रमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। नेक्स्ट है गुणन। 2 प्रमेय संख्याओं का गुणन प्रमेय संख्याएं होती है, यानी 2 प्रमेय संख्याओं का गुणन करेंगे तो प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगी। हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक प्रमेय संख्या है 3/5, दूसरी प्रमेय संख्या है 2/5। अब इनका गुणा करेंगे तो गुणा ऊपर वाली संख्या से होता है। 3 को 2 से किया तो 6, 5 को 5 से गुणा किया 25। इस प्रकार से ये एक प्रमेय संख्या प्राप्त हुई। तो 2 प्रमेय संख्या का गुण करेंगे तो बराबर एक प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से प्रमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। प्रमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। अब नेक्स्ट है इस संवृत्त नियम के अंतर्गत भाग। 2 प्रमेय संख्याओं का भाग बराबर प्रमेय संख्या, यानी 2 प्रमेय संख्याओं को भाग करेंगे तो प्रमेय संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसका पता करते हैं। इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक प्रमेय संख्या 3/5, उसमें भाग देना है प्रमेय संख्या 0/5। ये भी एक प्रमेय संख्या। अब इसका भाग देंगे। यहाँ बटा में 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। ये क्या है प्रमेय संख्या है। अब ये भाग का निशान है, इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं 3/5 इसको गुणा में चेंज कर देते हैं, और ये जो संख्या होती है इसको उल्टा लिख देते हैं 5/0। 5/0 ये प्रमेय संख्या थी, ये बीच में भाग का निशान था। इसको भाग को निशान को गुणा में चेंज करने के लिए अपन ये आगे वाली संख्या, ये संख्या, इसको चेंज कर देंगे। 5 को ऊपर और 0 को नीचे लाएंगे, ये कर दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 5 को 0 से करेंगे 0 प्राप्त होगा। बटा में 0 आ रहा है तो ये प्रमेय संख्या नहीं है। ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, 2 प्रमेय संख्याओं का भाग प्रमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो ये प्रमेय संख्या क्या है, भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। प्रमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। इस प्रकार से हमने पहली प्रॉपर्टी यानी संवृत्त का नियम
देखा है। इसमें क्या है, योग के अंतर्गत दो परिमेय संख्या का योग करेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। दूसरा वैकलन, मतलब दो परिमेय संख्याओं का अंतर करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो ये परिमेय संख्या वैकलन के अंतर्गत संवृत है। उसके आगे देखा आपने गुण, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो दो परिमेय संख्या देखी और उनका गुणा किया तो परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार परिमेय संख्या गुण के अंतर्गत संवृत है। आगे वाला हमने देखा दो परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि 3/5 में 0/5 का भाग दिया, तो आपने इसको हल करने पर यह प्राप्त हुआ 15/0, जो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। अगला गुणधर्म है कर्म विनिमयता, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत भी अपन चार बातों की चर्चा करेंगे: योग, वैकलन, गुणन और भाग। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कोई दो परिमेय संख्या है, अगर उनका क्रम चेंज कर दे तो उनमें क्या अंतर आएगा या नहीं आएगा। अपना उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/5 प्लस 1/5। अभी दूसरी बार इसका क्रम चेंज करेंगे, 1/5 3/5, यानी जो पहले लिखी उसको बाद में और बाद वाली को पहले चेंज कर दिया। अब इनका योग करते हैं। हर में 5 एक जैसे हैं तो ये 5 लिख दो और ऊपर वालों को जोड़ दो, 3 + 1। और इधर भी ये 5 और 1 + 3, तो ये 3 + 1 यानी 4/5, ये भी 4/5 एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब कर्म विनिमयता योग के लिए है। तो इसके लिए हम लिखेंगे परिमेय संख्याओं के लिए योग कर्म विनिमयता है। अब नेक्स्ट है वैकलन। अब इसके अंदर दो परिमेय संख्याओं में से पहली में से दूसरी घटाएंगे और फिर दूसरी में से पहले वाली घटाएंगे, तो उत्तर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करना है। तो इसके अंदर अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/5 माइनस 1/5, दूसरे वाली है 1/5 माइनस 3/5, यानी इनका क्रम चेंज किया है। अब इसका वैकलन करेंगे, 3 - 1 और इधर 1 - 3/5। 3 में से 1 जाए कितना बचेंगे, 2, 2/5। 1 - 3 यानी -2/5। ये 2/5 प्लस का है और ये माइनस के 2/5 है। तो परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। इस प्रकार से परिमेय संख्याओं के लिए वैकलन कर्म विनिमयता नहीं है, यानी वैकलन कर्म विनिमयता नहीं है। दो संख्याओं में अंतर करते हैं और उनका क्रम चेंज करके अंतर ज्ञात करते हैं तो वो एक जैसे नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट है गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमयता है या नहीं है, यह चेक करेंगे। तो अपन उदाहरण लेते हैं, 3/5 गुणा 1/5, 1/5 गुणा 3/5। जो परिमेय संख्या यहाँ पर ली गई है उनको ही यहाँ पर लिखना है। अब इनमें गुणा करते हैं। गुणा में क्या होता है, ऊपर वाली से गुणा होता है और नीचे वाली से गुणा होता है। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। 5 को 5 से गुणा किया 25। 1 को 3 से गुणा किया 3, 5 को 5 से गुणा किया 25। इस प्रकार से ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो यह गुणन के लिए कर्म विनिमयता है। इस प्रकार से परिमेय संख्याओं के लिए गुणन कर्म विनिमयता है, यानी परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे और उनके क्रम में चेंज करके वापस गुणा करेंगे तो उत्तर उनका क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा। इस प्रकार से उनमें कर्म विनिमयता है। नेक्स्ट है भाग के लिए कर्म विनिमयता चेक करते हैं। परिमेय संख्याओं में भाग करेंगे तो क्या कर्म विनिमयता आएगी या नहीं आएगी। तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/3 भाग 4/5। अब क्रम चेंज कर देते हैं, पहले दूसरे वाली संख्या लिखते हैं, पहले दूसरे वाली संख्या लिखते हैं। 4/5 भाग 2/3। अब ये भाग का निशान है, इसको हटाएंगे और यहाँ पे गुणा का निशान करने के लिए क्या करेंगे,
2/3, ये भाग का है तो इसको गुणा चेंज कर दो, और ये दूसरे वाली संख्या इसको उल्टा कर दो, 4/5/4। इसी प्रकार से इधर 4/5 गुणा 3/2। अब इनका गुणा कर लो, 2 का 5 से गुणा किया 10, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 4 को 3 से गुणा किया 12, 5 को 2 से गुणा किया 10। अब ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिमेय संख्याओं के लिए भाग कर्म विनिमयता नहीं है। इस प्रकार से परिमेय संख्याओं के लिए भाग कर्म विनिमयता नहीं है। इस प्रकार से हमने कर्म विनिमयता गुण के अंतर्गत योग यानी दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे और उनका क्रम चेंज करके योग करेंगे, तो दोनों में उत्तर एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्याओं के लिए योग कर्म विनिमयता है। दूसरा वैकलन, दो परिमेय संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे और उनका क्रम चेंज करके अंतर ज्ञात करेंगे, दोनों उत्तर एक जैसे नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है परिमेय संख्याओं के लिए वैकलन कर्म विनिमयता नहीं है। नेक्स्ट है गुणन के लिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणन करेंगे और उनका क्रम चेंज करके गुणन करेंगे, उनका गुणन एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्याओं के लिए गुण कर्म विनिमयता है। आगे चौथा है, दो परिमेय संख्याओं का भाग करेंगे और उनका क्रम चेंज करके फिर भाग करेंगे, तो उनका उत्तर एक जैसा नहीं आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि परिमेय संख्याओं के लिए भाग कर्म विनिमयता नहीं है। नेक्स्ट है साहचर्यता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत तीन परिमेय संख्या लेंगे, पहले जो सेकंड और थर्ड परिमेय संख्या है उनका योग करके फर्स्ट वाली में जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद में पहले और दूसरे वाली परिमेय संख्या को जोड़ के तीसरे वाले के साथ जोड़ेंगे। अगर उनका उत्तर एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य है। तो आप चेक करते हैं, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या है 2/7 प्लस दूसरी है 1/7 और तीसरी लेते हैं 3/7। पहले इनको दोनों का योग करके इसके साथ में फिर इसमें जोड़ना है, और इस तरफ इन पहले वाले दोनों को जोड़ना है। पहले 2/7 प्लस 1/7, फिर ब्रैकेट के बाद 3/7। अब इनका योग करना है, पहले इनका योग करते हैं। ये 2/7 प्लस 3 और 1 4, 4/7। इस तरफ 2 और 1 3, 3/7 प्लस 3/7। ये 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6/7। और इस तरफ भी इनका योग कर लो, 3 और 3 6, 6/7। ये एक जैसे आ रहे हैं 6/7 और 6/7। इसका अर्थ यह हुआ कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है, परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। नेक्स्ट है वैकलन के लिए साहचर्य। वैकलन यानी तीन परिमेय संख्याओं में पहले दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को अंतर ज्ञात करेंगे, फिर उसको पहले वाली में से घटाएंगे, और उसके बाद में पहले और दूसरे वाले का अंतर ज्ञात करेंगे, उनमें से तीसरे वाले संख्याएं घटाएंगे। तो इसका उदाहरण लेते हैं। 3/7 माइनस 2/7 माइनस 1/7। अब पहले दोनों वाले में अंतर करेंगे। 3/7, अब 3/7 माइनस 2/7 माइनस 1/7। अब इसमें अंतर ज्ञात करेंगे। 3/7 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 1/7। इधर 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा 7 के 7। अब माइनस 1/7। अब 3 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 2/7।
इधर 1/7 माइनस 1/7 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बराबर नहीं आ रहे हैं, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है। अब नेक्स्ट है गुणन के लिए साहचर्यता। तीनों परिमेय संख्याओं में पहले दूसरी और तीसरी को गुणा करेंगे, फिर उसको पहले वाली से गुणा करेंगे, और उसके बाद पहले और दूसरे वाले को गुणा करके फिर तीसरे वाले से गुणा करेंगे। अगर इनका मान बराबर आता है तो इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य है। अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/5 गुणा 2/5 गुणा 3/5 बराबर 1/5 गुणा 2/5 गुणा 3/5। अब पहले इनको गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे, पहले 1/5 लिखेंगे, फिर 2 को 3 से गुणा किया कितना है 6, 5 को 5 से गुणा किया 25। इस प्रकार से 2 को 1 से गुणा किया 2, 5 को 5 से गुणा किया 25 गुणा 3/5। अब 6 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 6, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 125, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे 125। इस प्रकार से दोनों का मान समान आ रहा है। प्रकार से परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य है। अब हम साहचर्यता के अंतर्गत भाग साहचर्यता देखते हैं। इसके अंतर्गत पहले दूसरे वाले में तीसरे वाले का भाग देंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसका ए में भाग देंगे, यानी पहले वाले में भाग देंगे, और उसके आगे दूसरे वाले का पहले वाले में भाग देंगे, जो उत्तर आएगा उसमें तीसरे वाले यानी सी का भाग देंगे। अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/2 भाग 2/3 भाग 3/5 बराबर 1/2 भाग 2/3 भाग 3/5। अब पहले इसके अंतर्गत इसका भाग देंगे, 1/2 ये हो गया। अब ये भाग का साइन चेंज कर देंगे, 2/3 भाग का साइन चेंज करके गुणा बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/5 का क्या हो जाएगा 5/3, 5/3। इसके बाद में पहले वाले में दूसरे वाले का भाग देते हैं, 1/2 ये भाग ये गुणा में चेंज होगा तो ये उल्टा हो जाए, 3/2 भाग 3/5। अब 1/2 भाग इसका गुणा कर लेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 3 को 3 से गुणा किया 9 बराबर 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 2 से किया 4 भाग 3/5, 3/5। अब इसके अंतर्गत ये भाग इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 9/10। ये 3/4 इसे गुणा में चेंज करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 9 को 1 से गुणा किया 9, 10 को 2 से गुणा किया गए 20। इस प्रकार से 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, और 4 को 3 से गुणा किया है 12। तो ये इनका मान बराबर नहीं आ रहा है, इनका मान बराबर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है, परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। इस प्रकार से साहचर्यता के अंतर्गत हमने 4 बातें पढ़ी है। पहला योग के लिए, यानी तीनों का अलग अलग योग करके देखेंगे तो परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य। उसके बाद में व्यवकलन, तो इसमें व्यवकलन भी साहचर्य नहीं है क्योंकि उनका उत्तर अलग अलग आ रहा है।
उसके बाद में गुणन के लिए देखेंगे। गुणन के लिए प्रमेय संख्या गुणन के लिए साहचर्य, क्योंकि इनका उत्तर एक जैसा आ रहा है। और उसके बाद में आता है भाग के लिए साहचर्य। तो तीनों संख्याओं का साहचर्य करके देखेंगे और उसका उत्तर बराबर एक जैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। अब अंतिम और लास्ट नियम है वितरकता का नियम, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, तीन प्रमेय संख्या है, उसमें दूसरी और तीसरी प्रमेय संख्या का योग है और उनसे पहले वाले का गुणा करते हैं। तो अगर दो ब्रैकेट में दो प्रमेय संख्या है और इसे गुणा करना है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसका पहले इससे गुणा होगा, यानी ए गुणा बी, फिर प्लस लगेगा प्लस, फिर इससे गुणा होगा ए गुणा सी, यानी इससे गुणा होगा ए गुणा सी, प्लस लगा ए गुणा सी, और पहले इससे होगा। तो हम इसका एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 5 3 प्लस 2। अब 5 को पहले 3 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2। अब 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10, यानी उत्तर आ गया 25। और इस तरफ देखते हैं, ये 5 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 कितने होते हैं 5। अब ये ब्रैकेट का अर्थ होता है गुणा, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना है 25। ये बराबर आ रहा है, ये क्या आ रहा है बराबर। इसका मतलब वितरकता का नियम योग के लिए सही है, यानी योग अगर दो प्रमेय संख्या वो योग है और कोई बार प्रमेय संख्या है तो उसका अंदर गुणा करेंगे तो पहले इससे गुणा करेंगे और फिर इससे गुणा करेंगे, तो इसको बोलते हैं वितरकता का नियम। इसी प्रकार से हम देखते हैं माइनस के लिए, यानी अगर यहाँ माइनस हो तो ए बी माइनस सी, तो क्या होगा ए गुणा बी माइनस बी गुणा सी, बी गुणा सी। तो इसमें भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 5 3 माइनस 2, तो इसका गुणा होना चाहिए 5 गुणा 3, ये माइनस 5 गुणा 2, 5 गुणा 2। अब इधर गुणा कर देखते हैं, 5 ब्रैकेट में 3 में से 2 गए तो कितने बचा 1, 5 गुणा 1। इधर 5 को इससे गुणा किया कितना है 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 5 को 2 से गुणा किया 10। अब इधर 5 को 1 से गुणा किया 5, और 15 में से 10 गए 5। तो ये वितरकता का नियम है, ये माइनस के लिए भी वैकलन के लिए भी सही है। तो ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो इसका पहले इससे गुणा होगा, फिर माइनस का निशान होगा, फिर इससे गुणा होगा। इस प्रकार से जो ये प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म है उनको हमने अध्ययन किया। अब हम इसके आगे वाला अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। माना कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वापस ए ही प्राप्त हो। ए है, ए में क्या जोड़ा जाए कि वापस ए ही प्राप्त हो। तो ए में 0 जोड़ेंगे, ए में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा ए ही प्राप्त होगा। योज्य तत्समक का अर्थ है कि कोई संख्या उसके अंदर ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि वापस वही संख्या उत्तर प्राप्त हो। जैसे ए है, ए के अंदर 0 जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होगा। जैसे 5 है, 5 में क्या जोड़ेंगे 5 ही प्राप्त हो, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। 10 है, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 10 ही प्राप्त हो, तो 10 में क्या जोड़ेंगे 0, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 21 है, उसमें क्या जोड़ा जाए कि 21 ही प्राप्त हो, तो 21 में 0 जोड़ने पर 21 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होगा 0 होगा। प्रमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 होगा। नोट, प्रमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 होगा। प्रमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए है, ए को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि ए ही प्राप्त हो। ए को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि ए ही प्राप्त हो, तो ए को 1 से गुणा करेंगे तो ए प्राप्त होगा। ए को 1 से गुणा करेंगे तो ए प्राप्त होगा। इस प्रकार से 5 है, 5 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 5 ही प्राप्त हो, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 ही प्राप्त होगा।
इस प्रकार से 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से गुणात्मक तत्समक यानी प्रमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 1 होगा। प्रमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होगा। जैसे 1/2 है, 1/2 को 1 से गुणा करेंगे 1/2 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 1 होगा। प्रमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होगा, यानी प्रमेय संख्या जितनी भी है उनके लिए गुणात्मक तत्समक 1 होगा। और योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक 0 होता है। अब नेक्स्ट है प्रमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम। प्रमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, इसके अंदर कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसके साथ कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उत्तर 0 प्राप्त हो, उत्तर 0 प्राप्त हो। तो a के साथ -a को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से मान लो -a है तो इसमें क्या जोड़ेगी उत्तर 0 प्राप्त हो, तो +a जोड़ेंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल जैसे -5 है, -5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उत्तर 0 प्राप्त हो, तो -5 के साथ +5 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 5 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। इस प्रकार से 10 है, 10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी उत्तर 0 प्राप्त हो, तो 10 में -10 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम यानी a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a का योज्य प्रतिलोम a, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +5, और +10 है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -10 होता है। इस प्रकार योज्य प्रतिलोम जो संख्या होती है उसके आगे का जो प्लस माइनस का साइन है वो चेंज करना है। जैसे 5 है, 6 ले लेते हैं। जैसे 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6। जैसे 50 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -50। जैसे 1/2 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1/2। इसी प्रकार से -3/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +3/5। इसके आगे के साइन चेंज करना है। अगर यह माइनस का है तो प्लस में, और प्लस का है तो माइनस में। -3/5 का योज्य प्रतिलोम होगा 3/5, और 3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3/5, यानी एक दूसरे के ये क्या है? योज्य प्रतिलोम है। इस प्रकार से इनके आगे साइन चेंज करने से ये योज्य प्रतिलोम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। चाहे इसको व्युत्क्रम बोल दो, चाहे गुणात्मक प्रतिलोम बोल सकते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे a है, a को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर 1 प्राप्त हो, उत्तर 1 प्राप्त हो। तो a में कौन सी संख्या से गुणा करेगा उत्तर a प्राप्त होगा, तो a को 1/a से गुणा करेंगे। 1/a से गुणा करेंगे तो क्या होगा? a 1 उत्तर आएगा। ये a से 1 कट जाएगा, उत्तर क्या बचेगा? a। इस प्रकार से 5 है, 5 को किससे गुणा करेंगे उत्तर 1 प्राप्त हो, तो 1/5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। इस प्रकार से -3 है, तो कौन सी संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 प्राप्त हो, तो -3 को -1/3 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पे -3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा -1, उत्तर क्या आएगा? -1, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए क्या है? -3 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम -1/3 होगा। अब ये माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से 3/5 है, इसका गुणात्मक या व्युत्क्रम क्या होगा? इसका होगा 5/3। 5/3 से गुणा करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा? 1 प्राप्त होगा। ऊपर नीचे काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं कटता है हमेशा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या ऊपर नीचे ऐसे कट सकता है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, 5 से 5 और 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से
व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? संख्याओं का उल्टा करना। जैसे 5 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, 5 के बटा में 1 लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 5 के बटे में 1 लगाएंगे और उसको उल्टा कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 2/3 है तो इसका तो सीधा ही होगा, ऊपर नीचे चेंज करना, 3/2 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या को उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी प्रमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना है। एग्जाम्पल जैसे 1/3 है, 1/3 इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इसके लिए अपन सबसे पहले एक स्केल से संख्या रेखा खींचेंगे। ये संख्या रेखा खींच दी। अब 1/3 यानी 1 के 3 भाग, 1 के 3 भाग, तो सबसे पहले यहां पे अब संख्या रेखा पर 0 दर्शाएंगे और फिर दर्शाएंगे 1। अब इस 0 से 1 के बीच में इसको कितने भाग करना है, 3 भाग करना है, यानी यहां से यहां तक कितने भाग करना है, 3 भाग करना है। तो 3 भाग करने के लिए अपन इसमें 2 जगह पे बिंदु लगाएंगे तो ये एक भाग होगा, ये यहां से यहां एक भाग, ये यहां से दूसरा भाग और ये यहां से तीसरा भाग। तो ये जो पहले वाला भाग होगा ये 1/3, दूसरे वाला भाग 2/3 और यहाँ पे 1 यानी यहाँ पे 3/3 भी लिख सकते हैं, 3/3 यानी 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यानी 0 से 1 के बीच में इसके 3 भाग करना है, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग कर दी। अब पहले वाला भाग 1/3, दूसरे वाला 2/3। 3 भाग क्यों करना है, क्योंकि ये बट्टा में जितना दे रखा है उतने भाग इसके करना है तो 3 भाग कर दिए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2/5 इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये 2/5 तो इस पे 0 और 1 दर्शाएंगे पहले। उसके बाद में ये बट्टा में कितने हैं 5 तो इसके 5 भाग करने हैं। 5 भाग करने के लिए इसके अपने 4 बिंदु बीच में लगाने पड़ेंगे। कितने बिंदु लगाने पड़ेंगे, 4 बिंदु, 1 2 3 और 4। ये देखो ये जैसे भाग हो गए, ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, यानी ये बट्टे में 5 है तो 5 भाग इसके करना है और 5 भाग करने के लिए इसके बीच में 4 बिंदु लगाएंगे। अब ये पहला तो होगा 1/5, दूसरा 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। तो ये यहाँ पे ये संख्या रेखा पर ये 2/5 हो गया। इस प्रकार से 1/3 ये संख्या रेखा पर यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये पहले वाला 1/5 दर्शाना होता तो यहाँ दर्शा देते 1/5। जैसे अपने को 4/5 दर्शाना होता, 4/5 तो ये संख्या पर कहाँ है, यहाँ 1 2 3 और यह 4 तो ये यहाँ पे हो जाता 4/5, 4/5 हो जाता यहाँ पे। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 5/8 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसको दर्शाने के लिए संख्या रेखा बनाई और इस पे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब बटे में कितने हैं 8, हर में 8 है तो इसके 8 टुकड़े करने हैं, यानी 7 बिंदु लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु लगा दिए। अब इधर से 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 यानी ये यहाँ पे आएगा 5/8। ये संख्या रेखा पर 5/8 यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से संख्या रेखाओं पर निरूपण करना है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम है तो शून्य का कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य का कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि जैसे शून्य है, शून्य का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 आएगा, बटा में शून्य आ रहा है तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है तो बटा में शून्य आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कोई संख्या होती है उसके बटा में शून्य आए अगर ऐसे तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में
रेशनल नंबर ज्ञात करना है। क्वेश्चन है -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपने को एक ही नियम याद रखना है, अलग अलग नियम याद नहीं रखना है। जो सबसे सरल नियम है वो यह है कि जैसे -2 है तो -2 को -2 लिख दो और 0 को 0 लिख दो। फिर -2 को 10 से गुणा करके 10 का भाग दे दो और 0 को 10 से गुणा करके 10 का भाग दे दो। -10 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -20/10, -20/10। और 10 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और बटा में 10। अब -20/10 और 0/10 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है, जैसे -19/10, -18/10, -17/10, -1/10। ये सारी परिमेय संख्या है इसके बीच में। तो इन परिमेय संख्याओं को यहाँ लिख दो। इन परिमेय संख्याओं को इसके बीच में ये परिमेय संख्या यहाँ पर लिख दो। जैसे -20/10 और 0/10 के बीच में है ये -19/10, -18/10, -17/10 और -1/10 तक सारी इसके बीच में, -16/10, -15/10 ये सारी इसके बीच में आएगी। तो अपने 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कोई भी 3 लिख सकते हो। ये 3 लिखो, 3 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसमें देखो -5/6 और 5/8। अब इनका क्या है, हर एक जैसा नहीं है तो हर को एक जैसा करना पड़ेगा। हर को एक जैसा करने के लिए अपने लसागु लेना पड़ेगा। तो लसागु क्या होता है? जैसे 6 और 8 है, इनका गुणज लिखो और इनके गुणज के अंदर जो पहली संख्या, जो सबसे छोटी संख्या हो और जो दोनों में कॉमन आएगी वो इसका लसागु होगा। जैसे 6 का पहाड़ा 6 एकम 6, 6 2 12, 6 3 18, इस तरह से लिखते जाएंगे। 24, 6 का पहाड़ा लिखा 24 और 8 का पहाड़ा लिखा 24। तो इसमें कौन सी छोटी संख्या आ रही है? जो दोनों में कॉमन हो। इनका गुणज किया और ये 24 आ रहा है तो इनका लसागु 24 होगा। यह तो है पहली विधि। और अब एलसीएम यानी लसागु निकालने की दूसरी विधि। इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार और 4 8 में देंगे 4 बार। फिर ये 4 है, इसमें 2 का भाग जाएगा तो 2 से विभाजित करेंगे 2 बार। अब 2 है, 2 को फिर 2 से विभाजित करेंगे 2, यानी ये 3 का 3 रहेगा क्योंकि इसमें विभाजित नहीं हो रहा है। ये एक बार जाएगा, एक बार। अब इसमें क्या है, 3 बचा है यहाँ पे तो 3 को 3 से विभाजित करेंगे, 1 और 1। अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इनको गुणा करेंगे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24। तो एलसीएम कितना आ गया? 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। तो इनको 24 बनाना है, 6 और 8 को 24 बनाना है। तो 24 इनको बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा। इसको गुणा करेंगे -5 को 4 से तो -20/24। ये कितने आएगा? 3 से गुणा को 15/24। अब हर एक जैसे हो गए, हर एक जैसे हो गए। अब इनके बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। कितनी? 10 परिमेय संख्या। तो ये -20/24 से 15/24 प्लस के 15/24 के बीच में खूब सारी परिमेय संख्या आप उनको लिख सकते हैं। जैसे -19/24, -18/24, -17/24, इस तरह से खूब सारी लिख सकते हैं। माइनस वाली -1/24, 0/24, फिर आएगा 1/24, प्लस वाली संख्या शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में 1/24, 2/24, इस तरह से 15/24 तक खूब सारी परिमेय संख्या उनको हम लिख सकते हैं। ये इनके बीच में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले 1/4 और 1/2 लिखते हैं। अब इनका ये हर एक जैसे नहीं है तो इनका लसागु लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लसागु। तो 4 और 2 का लसागु है। 2 का पहाड़ा लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 एकम 4, यानी ये 4 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो इनका लसागु कितना होगा? 4। तो ये तो 4 है ही, इनको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा।
ये 1/4 और ये 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से किया 4, 1/4 और 2/4। इसके बीच में तो परिमेय संख्या है नहीं, तो इसके लिए अपन सीधा ऐसे ज्ञात नहीं होगा। तो इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको 10 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते। अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इनको 2 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमारे को एक नियम परमानेंट याद रखना है, जिससे क्या है कि 1, 2, 5, 10 जितनी भी हो उसके बीच में ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमें एक ही नियम याद रखना है, 10 से गुणा करना है। इनको 10 से गुणा करना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया। अब 10 को 1 से गुणा किया 10, 10 को 4 से किया 40, 10 को 2 से किया 20 और 10 को 4 से किया 40। 10/40, 20/40, इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है, उनको अपन यहाँ लिख सकते हैं। जैसे 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक परिमेय संख्या लिखी है तो कोई भी एक परिमेय संख्या लिख दो, 2 पूछे 2 लिख दो, 3 तो 3 लिख दो, 4 पूछे तो 4 लिख दो। इस प्रकार से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आज हमने कक्षा 8 गणित विषय का प्रथम अध्याय परिमेय संख्याओं का इंट्रोडक्शन किया है। इसमें हमने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 और उससे आगे वाले वीडियो में 1.2, इस प्रकार से हम लगातार 8वीं क्लास का अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। इस प्रकार से हम आगे कक्षा 9 और 10 के वीडियो भी अपलोड करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।